केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टि पत्र और अगले 5 वर्ष के लिए विस्तृत कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ मोदी सरकार के कठोर रवैये के प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्ष 2024 के लिए हज दिशा निर्देश जारी किए और हज सुविधा मोबाइल ऐप शुरू किया। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा और हिमपात की आशंका व्यक्त की। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए अब भी बंद। और वीमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में बेंगलुरु में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने संबंधी दृष्टि पत्र तथा अगले 5 वर्ष की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि मई में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद के 100 दिन की कार्य योजना क्या हो। विकसित भारत का खाका 2 वर्ष से अधिक की तैयारी का परिणाम है। इसके लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक निकायों, प्रबुद्ध समाज और वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया गया और युवाओं से भी सुझाव लिए गए हैं। सरकार को 20 लाख से अधिक युवाओं के सुझाव प्राप्त हुए। विकसित भारत के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण, आकांक्षाओं, लक्ष्यों और कार्य योजनाओं की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। आज की बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अंबुजानंद, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे इस दौरान आदिलाबाद, हैदराबाद और संगारेड्डी में 62,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी हाल ही में विद्युतीकृत की गई अंबारी आदिलाबाद पिंपलखुटी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री हैदराबाद में अति आधुनिक नागर विमानन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये केंद्र नागर विमानन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने रामबन जिले में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज बैठक की। बैठक में जिला चुनाव प्रबंधन योजना की व्यापक समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए मतदान के दिन साफ शौचालय, पेयजल, प्राथमिक उपचार और बिजली की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2,000 रुपए का दान दिया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें भाजपा के लिए योगदान कर भारत को विकसित बनाने के प्रयासों की सुदृढ़ करने पर प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण के लिए नमो ऐप के जरिए दान देने की अपील की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी कल 1,000 रुपए का दान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ मोदी सरकार के कठोर रवैये के कारगर परिणाम निकले हैं और इससे जुड़ी गिरफ्तारियां तथा जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा तेजी से बढ़ी है। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में सरकार की सफलता संबंधी 3 वीडियो साझा किए हैं। श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकारों और एजेंसियों के बीच तालमेल और सहयोग से राष्ट्रव्यापी व्यवस्था कायम की गई है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों से मुक्त भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नशे की लत के शिकार लोगों का तेजी से पुनर्वास किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 12 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिनकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में हज दिशा निर्देश जारी किए और हज सुविधा मोबाइल ऐप की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार के मंत्रालयों ने व्यवस्थित और सुविधाजनक हज यात्रा के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बिना महरम हज के लिए 5,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि हज सुविधा मोबाइल ऐप से अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने में सुविधा होगी और निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों का पता भी लगाया जा सकेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के समर्थन में महायुति गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में राज्य में 45 सीटें जीतने का संकल्प लिया है। श्री शिंदे ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कल्याण में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सरकार सुशासन के अच्छे रिकॉर्ड को लेकर जनता के पास जा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रगति का फायदा वंचित लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देकर विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूती प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में केंद्र और राज्यों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में वस्तु और सेवा कर की चोरी रोकने, फर्जी बिल से निपटने और बेहतर कार्यप्रणाली को साझा करने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। डेफ कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एकजुट करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री होंगे। नेशनल असेंबली में श्री शाहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, जबकि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार उमर अयूब खान महज 92 वोट जुटा सके। मतदान भारी हंगामे के बीच हुआ। पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न आम चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों की धांधली के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का आरोप है कि उनके उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिलने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज वर्षा और बर्फबारी के साथ आंधी चलने और बिजली चमकने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि आज उत्तराखंड में तेज वर्षा और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बीच आज तड़के दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से सामान्य वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आवाजाही आज दूसरे दिन भी बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित बसकोत्रा ने बताया कि लगातार बारिश, पत्थर गिरने और नाशरी तथा बनिहाल के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि आवाजाही बहाल करने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में राज्य परिवार कल्याण केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य के सभी 16 जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए 3,500 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था, लेकिन पड़ोसी देशों में पोलियो के मामलों को देखते हुए सरकार प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाती है। सैन्य कार्य विभाग कल से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल पर 2 दिन के विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसकी अध्यक्षता
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान करेंगे और रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने मुख्य वक्ता होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतियों से निपटना और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण को गति देना है। मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो गया है। मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने राजधानी इम्फाल में मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी सभागार में इसका उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित ये महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 17 फिल्में दिखाई जाएंगी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में श्रद्धालुओं ने आज सद्भावना यात्रा पेराहेरा निकाली। इस यात्रा के दौरान लोग रंग बिरंगे परिधान पहनकर नृत्य करते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं। शुक्रवार से शुरू हुए इस महोत्सव में भारत और श्रीलंका देशों के बीच श्रद्धालुओं को श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध हुआ है। 5वीं बार यह महोत्सव भारत के बाहर आयोजित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में बेंगलुरू में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 164 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन बनाए। कप्तान मैगलैनिंग ने सर्वाधिक 55 रन बनाए। गुजरात जायंट्स के लिए मेघना सिंह ने 4 विकेट लिए। बेंगलुरू में कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में सर्वाधिक 6 अंक के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे आर्थिक उत्थान में स्वयं सहायता समूह का योगदान और महिलाओं में बढ़ता आत्मविश्वास विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव चरणजीत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह के बीच परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री परिषद ने विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टिपत्र और अगले 5 वर्ष के लिए विस्तृत कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ मोदी सरकार के कठोर रवैये के प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्ष 2024 के लिए हज दिशा निर्देश जारी किए हैं और हज सुविधा मोबाइल ऐप शुरू किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा और हिमपात की आशंका व्यक्त की। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए अब भी बंद। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।